सिंगापुर की ये खूबसूरत स्काईलाइन है और इस नेटकॉन में हम बात करने की कोशिश करेंगे भारतीय रियल एस्टेट के बारे में। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चुनौतियाँ क्या आ रही हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बड़ी बड़ी हैं, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राम रेड्डी सर हैं जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं क्रेडाई के, और अनुज पुरी सर हैं जो कि चेयरमैन हैं एनारॉक के। तो अनुज सर और राम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो राम सर आपसे, क्योंकि क्रेडाई नेटकॉन हर साल हम बाहर करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं, अलग अलग लोकेशन पर करते हैं। मुझे लगता है रियल एस्टेट के लिए सिंगापुर ने एक अलग बेंचमार्क सेट किया हुआ है। हम कब इंडिया में ये बेंचमार्क सेट कर पाएंगे? Yeah, I mean, you are absolutely true. So अभी 15 साल में पहले मैं when सिंगापुर को आया था, I mean, I was amazed, मतलब देख के अभी इंडिया में भी हो रहा है, whether it may be मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद. You see हैदराबाद also how skyscrapers कितना आ रहा है अभी. So बदल रहा है. It's not that सिंगापुर earlier was बहुत गैप था, but of course even today भी discipline में we have to learn many things from this place. अनुज सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि हम जब इंटरनेशनल लोकेशंस पर आते हैं, ये स्काईलाइन देखते हैं, तो हमें अपने लीडर्स में भी, अपने वहाँ पर भी ये विज़न दिखता है। ऐसा नहीं है, अगर आप टॉप चाहे पॉलिटिकल विज़न देखिए तो टॉप लीडरशिप में वो विज़न दिखता है। इनफैक्ट हम देखें तो प्राइवेट डेवलपर्स की टॉप लीडरशिप में वो विज़न दिखता है, लेकिन वो नीचे हायरार्की में आते आते कहीं वो विज़न खो जाता है। इसीलिए हमने देखा कि दिल्ली में एरो सिटी है या मुंबई में बीकेसी है, ऐसे बहुत सारी अच्छी लोकेशंस हैं, लेकिन वो बाकी शहरों में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता है? बहुत अच्छी चीज़ बोली है आपने दीपक। इसके अंदर इज दैट कई कई सिटीज़ के अंदर, जैसे मुंबई में बीकेसी हुआ या दिल्ली के अंदर एरो सिटी हुआ, या जैसे हैदराबाद में राम ने बोला द गच्चीबौली जो है, वो आप देखोगे तो वो उस टाइम पे स्काईलाइन जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे लगता है सिंगापुर जैसी है वहाँ पे। बट जैसे ही आप उधर से माइक्रो मार्केट से बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि हम सिंगापुर से कहीं और चले गए हैं। तो मेरे को लगता है दो तीन चीज़ें हैं इसमें दीपक। एक तो थोड़ा एवोल्यूशन है, सो टाइम लग रहा है इसके अंदर। इज ऑल्सो इंडिया इज बिग, मैसिव कंपेयर्ड टू सम ऑफ दीज जोग्राफीज, जैसे सिंगापुर वगैरह है। इसके अंदर कंट्रोल है, यू कैन डू इजीली। इट इज़ अ स्मॉलर सिटी, न्यूली डेवलप्ड। हमारी जो सिटीज़ हैं काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेडेशन के अंदर काफ़ी हमारा लग रहा है। सेकंड इज़ के हमारे यहाँ पे दोनों का, मैं बोलता हूँ, इक्वल फॉल्ट है। इट इज़ नॉट ओनली कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे दे आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट। इज आई ऑल्सो थिंक, जैसे राम ने बोला, दैट द क्लीनलीनेस ऑफ द पीपल एज वेल दीपक। यहाँ पे आप देखो, सड़क पे चलो, एनीबडी, किसी से अगर रैपर भी गिर जाता है तो वो रुक के उठाता है। राम सर, आप एक एमओयू किया है सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ में, तो वो एमओयू की डिटेल कुछ बताइए। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेंगे, क्या ग्रीन बिल्डिंग को लेकर आप पहल करने वाले हैं इंडिया में? या दिस इज वेरी गुड साइन। अभी जिधर जो सिटी में हुआ है, अभी जैसा बताया, सो दिस सिटी इज ओनली स्मॉल सिटी व्हेन यू कंपेयर विद इंडिया। द सिटी इटसेल्फ इज ए कंट्री। इधर में जितना डेवलपमेंट है, so everyone is involved in this, मतलब टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, you name anything, so सिंगापुर में अवेलेबल होता है। so उसका एडवांटेज लेने के लिए नाउ क्रेडाई इज पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। एंड ग्रीन बिल्डिंग का बिग रेवोल्यूशन है अभी फ्यूचर में। अभी जैसा आप देख रहे हैं ना, वेदर का पोजीशन कितना हो रहा है, अभी सडनली क्लाउड बस्ट होता है, लॉट ऑफ डैमेज इज बीइंग हैपनिंग अक्रॉस द, स्पेशली इंडिया में, और भी पता वर्ल्ड में भी हो रहा है, बट इंडिया में भी हो रहा है। सो उसके लिए कुछ तो भी करना है अपन। अभी एक सेशन हुआ था, हाउ टू रिड्यूस द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग AI। 20% एरिया कैन बी रिड्यूस्ड। वो उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जितना सेम फैसिलिटीज वी आर गिविंग, इट लेसर स्पेस, लेसर कंस्ट्रक्शन, बट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग। पार्किंग वही होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, फैसिलिटीज वही होता है, बट यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी अडॉप्टेड बाय दीज कंट्रीज। अनुज सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो पॉलिसी लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमने सिडनी में हमने देखा कि होटल के नीचे से हाईवे जा रहा है। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी पॉलिसी लेवल पर जिस पर अलग सोच देखी गई, डेवलपमेंट को सबसे ऊपर रखा गया और साथ में जो नॉर्मल सिटीजन है उनको सबसे ऊपर रखा गया, उसके हिसाब से डेवलपमेंट हुई है। हमारे वहाँ पॉलिसी क्यों इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है? अभी अगर हम देखें, रिसेंटली रेरा को आए हुए 8 साल हुआ है।
अब एक यूनिफाइड पोर्टल बना है जो कि शायद पहले साल से बन जाना चाहिए था। तमाम अलग अलग राज्य के रेरा उसमें एक साथ सम्मिलित होते, 8 साल बाद हम एक यूनिफाइड पोर्टल बना पाए हैं। तो पॉलिसी लेवल पर हमारी जो व्यवस्था है इतनी लचर क्यों? आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा दीपक। इसके अंदर मेरे हिसाब से 3 इसमें इश्यूज हैं जो ये प्लेग कर रहे हैं इसको। एक इशू है कि अगर आप अर्बन प्लानर्स को देखोगे दीपक हमारे, तो अर्बन प्लानर्स के पास इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। वो इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होटल के नीचे से हाईवे जा रहा है, आबू धाबी में होटल के नीचे से F1 ट्रैक जा रहा है। अभी ये सिंगापुर में जहाँ पर हम हैं, यहाँ पे 2 हफ्ते में F1 रेस होगी सिटी के अंदर वहाँ पे। तो अर्बन प्लानर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इसका। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन है अर्बन प्लानिंग की और जो एक्सपोजर है उन डिसीजन मेकर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का है, पॉलिटिशियंस का है, बट जैसे ही आप नीचे जाते हो उसके, तो उनका इतना एक्सपोजर ही नहीं है। तो उनको मालूम ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें वी आर लाइक 10, 15, 20 ईयर्स प्रिमिटिव जो हम अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं। एक वो है। सेकेंड इज जो स्टेक होल्डर्स हैं वो थोड़ी मस्ती भी करते हैं। डेवलपर्स हैं, थोड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। लॉ इतने तक है तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। आई थिंक इज नाउ द स्टेक होल्डर्स हैव अंडरस्टूड कि भाई डिसिप्लिन ही रहना है। जैसे राम सेड इज एट द स्टार्ट इज कि डिसिप्लिन एक चीज़ है हमारी, कि इट शुड नॉट हैपन इज दैट जो स्टेक होल्डर्स हो वो इनडिसिप्लिन हो जाएं और हर चीज़ फ्लेक्सिबल कर दें। आई थिंक कहीं ना कहीं अर्बन प्लानर्स को ये भी लगता है कि हर बारी हम लॉ बनाते हैं तो उसके अंदर हर स्टेक होल्डर फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढता है कि इसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। वो सेकंड एक इशू हो जाता है। और थर्ड इशू है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाद में आता है, सिटी पहले बन जाती है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है वो वाले। अब कहीं पे भी देखो, जैसे दुबई देखो, दुबई के अंदर वो पहले इंफ्रा डाल रहे हैं, फिर बाद में वो प्लॉट्स ऑक्शन करते हैं, बिल्डिंग्स उसके अंदर आ जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुज सर ने उठाया है राम सर, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े डेवलपर संगठन से जुड़े हैं। 13,000 से ज़्यादा आपके मेंबर्स हैं। अगर हम देखें तो ये जो बातें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आए, बाद में रियल एस्टेट आए, बाद में प्लानिंग हो, ये कैसे होगा? आप क्या सरकार तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या बात पहुंचने के बाद में उधर से वो रिएक्शंस प्रॉपर नहीं आ पा रहे? दिक्कत किस जगह पर आ रही? गवर्नमेंट विजन चाहिए। लॉट ऑफ विजन डॉक्यूमेंट होता है, 2020, 2040, 2050 का विजन डॉक्यूमेंट होता है। when people like Anuj will give great vision document. I mean, I've seen how they present vision documents, but is it truly implementing? वो नहीं हो रहा है। Correct. उसी में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर गवर्नमेंट अगर अच्छा प्रायोरिटी दिए तो ऑल दीज थिंग्स, एजुकेशन में प्रायोरिटी देना है, उसमें जितना होना नहीं हो रहा। अभी देखिए गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पढ़ रहे हैं लोग, अभी प्राइवेट में अभी ऑर्डिनरी लोगों को प्राइवेट में नहीं होता है। सो गवर्नमेंट उसमें हेल्थ, एजुकेशन, इसमें फुल इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करे तो इन्वेस्टमेंट विल कम टू इंडिया। इंडिया इज ए बिग कंट्री। ग्रोथ अभी देखिए पूरा दुनिया में इतना ग्रोथ किधर भी नहीं। जीडीपी तो क्या 7%, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज रिसेशंस, व्हाटएवर यू कॉल इट, स्टिल वी आर स्ट्रांग। सो आई थिंक गवर्नमेंट का सोच, जो सोच रहा है वो इम्प्लीमेंट करना है। सोच बदलना नहीं बोल रहा हूँ, सोच रहा है इम्प्लीमेंट करना है। एग्जैक्टली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपकी जो बात है उस पर अनुज सर का भी डेटा है कि अगर हम देखें जीसीसीज का ही डेटा अगर हम देखें तो करीब 1900 जीसीसीज आज हमारे पास हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ा चेंज और एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं हम। आप ही की रिपोर्ट हमने देखी थी। इसको अगर हम देखें सर जीसीसीज के एंगल से, गवर्नमेंट अगर इस पर फोकस करे, जीसीसीज को और बढ़ावा दे, रियल एस्टेट को और बढ़ावा दे, तो ये जो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7% जीडीपी में हिस्सा है, वो अगले 10 सालों में 15% करने का प्रयास है। इस विजन में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं जिन पर सबसे जरूरी ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ये सेक्टर, क्योंकि सर 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को ये सेक्टर लेके चलता है, तो आपके एंगल से किन चीजों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका अपनाना चाहिए, वो बताइए सर। दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपने पूछे दीपक। पहला तो जीसीसी का पूछा है, एंड सेकंड इसके भी रियल एस्टेट के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे को एज अ कंट्रीब्यूशन, सो दैट ये और इवॉल्व हो जाए और कंट्रीब्यूट करे टू द जीडीपी। जीसीसी के अंदर दीपक, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी द अमाउंट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इज हैपनिंग, ना सिर्फ अमेरिका से, यूरोप से, एशिया से। जैसे राम ने बोला कि ये सब आ रहे हैं इंडिया के अंदर नॉट फॉर कॉस्ट आर्बिट्राज। अभी
दीपक पहले होता था कि हम सस्ते हैं तो इसलिए, आज आ रहे हैं ब्रेन के लिए, टैलेंट के लिए। वो टैलेंट ही इनको नहीं मिल रहा वहां पे। हमारा आदमी इतना हार्ड वर्किंग, इतना एजुकेटेड, इतना सिंसियर, डेडिकेटेड, जो आउटपुट दे रहे हैं ना, वो इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में मिल ही नहीं रही है। इट इज सेकेंडरी के वो सस्ता भी है, कॉस्ट आर्बिट्रेज। पहली बात है वो टैलेंट के लिए आ रहे हैं। आप इनकी सिटी देखो, हैदराबाद में देखो, वहां पे क्रेजी, मतलब आप लगाओ इस साल 11 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब 1.1 करोड़ स्क्वायर फीट लीजिंग होगी सिर्फ न्यू ऑफिस की। ऑफिस दीपक इज अ बैड वर्ड इन अमेरिका, कि कोई ऑफिस लीज नहीं कर रहा वहां। और इंडिया के अंदर एक सिटी में टोटल इंडिया के अंदर तो 80 मिलियन स्क्वायर फीट होगा, 1.1 करोड़ इनकी सिटी में ही है सिर्फ। ऐसे ही बैंगलोर है, पूना है, चेन्नई है। तो ये सारा जितना भी टेकअप हो रहा है, ये जीसीसीज आ रहे हैं और ये टैलेंट के लिए आ रहे हैं। तो आपका सवाल है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके अंदर? 2-3 चीजें हैं। पहली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लीज आप बनाते रहो वहाँ पे। बिल्डिंग बहुत अच्छी केपेबल बनाते हैं इनका हाईटेक देखो, गच्चीबोली रात को ना दीपक वो ऐसे लगता है न्यूयॉर्क सिटी है। वहाँ पे इतनी लाइट्स, स्काई स्क्रेपर्स, ब्यूटिफुल पार्क्स दैट दे हैव डेवलप्ड वहाँ पे। सो एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को देना है। सेकंड इज, जैसे राम ने बोला, एजुकेशन के अंदर वो कंटिन्यू करना है। सेकंड आपका सवाल था कि रियल एस्टेट को कैसे, 250 इंडस्ट्री हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट, इट्स अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। तो कैसे इसको और उत्साहित करना चाहिए ताकि ये और कंट्रीब्यूट करे। आई थिंक इसमें भी वही 2-3 चीजें हैं। एक तो जो अप्रूवल प्रोसेस है इसको आप ट्रांसपेरेंट और कर दीजिए इसके अंदर। सेकंड इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए भी बहुत जरूरत है वहाँ पे। एंड थर्ड इज जो कैपिटल आ रहा है इंडिया के अंदर, जो फॉरेन से कैपिटल आ रहा है, उसको थोड़ा ईज और होनी चाहिए। दोज आर द 3 थिंग्स दैट आई विल से। बाकी डिमांड इज फिनोमिनल at this moment in time. I must also compliment Deepak के developer community that they are becoming very well governed. बहुत डिसिप्लिन आ रहा है। आज से 8-10 साल पहले दीपक नहीं था वो वहाँ पे। अभी क्या है, बहुत फाइनेंशियली एस्ट्यूट हो गए हैं, डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, वेल गवर्नड हो गए हैं। जितने इनका एबिलिटी होती है, ये उतना ही डेवलप कर रहे हैं। रादर देन ग्रीड और फियर जो है ना, बड़ा फाइन बैलेंस हो गया अभी डेवलपर। पहले क्या हो गया था, ग्रीड हैड ओवरटेकन द फियर। आज की डेट पे बड़ा फाइन बैलेंस हो गया। सो फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आई विल ओनली से इज प्लीज ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन योर अप्रूवल्स। प्लीज कंटिन्यू टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड थर्ड इज जो ओवरसीज कैपिटल आ रहा है, उसका थोड़ा और ईज कर दो। बिल्कुल सर, कई अहम पॉइंट आपने बताए, जैसा कि अनुज सर ने और राम सर ने बताने की कोशिश की कि हमारे पास ना तो स्ट्रेंथ की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना स्पेस की कमी है। अब अगर हम बात सिंगापुर की करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पारंपरिक रूप से बना हुआ रियल एस्टेट था, मैन मेड है। सब कुछ बनाया गया है एक रॉ लैंड पर। दुबई की बात करते हैं, सब कुछ बनाया गया है रॉ लैंड पर। तो जब वहाँ पर एक रॉ लैंड पर, एक मरुस्थल में, रेगिस्तान में इतनी शानदार सिटी बन सकती है, तो हम यहाँ से जो सीख रहे हैं, जबकि हमारे पास पारंपरिक शहर हैं, हमारे पास अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर है, क्यों हम उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए रियल एस्टेट को डेवलप नहीं कर सकते हैं? कमी है इच्छा शक्ति की, कमी है ट्रांसपेरेंसी की, कमी है इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है भारतीय रियल एस्टेट में। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्शन तय करना पड़ेगा, टाइमलाइन तय करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही चीज़ें हो पाएंगी। और टॉपिक पर बात करेंगे फिलहाल अनुज सर के साथ और राम सर के साथ। इतना ही। भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को इस तरह से समझिए कि भारतीय रियल एस्टेट में जो एफडीआई आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसका 30% हिस्सा सिंगापुर से आता है। अब ये 30% हिस्सा किन सेक्टर्स में, किन शहरों में लगता है? भारतीय रियल एस्टेट को लेकर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, वो क्या विजन उनका रहता है, क्या सोच कर वो वहाँ निवेश करते हैं, और आगे की क्या प्लानिंग है, किन शहरों में निवेश को लेकर क्या मूड है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ अमित गोयनका साहब हैं, निसस फाइनेंस के एमडी हैं,
और फाइनेंशियल बातों को बड़ी अच्छे से और बड़ी सरलता से समझा देते हैं, बात करते हैं। अमित सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है सिंगापुर में। बिल्कुल सर, सिंगापुर की स्काईलाइन जब हम देखते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, अर्बन प्लानिंग देखते हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि हम भारत में भी कुछ इस तरह का देखें। हालांकि बन रहा है, प्रयास जारी है, लेकिन वो शायद प्रयास थोड़े से स्लो हैं और फास्ट होने की ज़रूरत है। फाइनली हम लौटते हैं एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट पे। तो अभी अगर हम देखें तो भारतीय रियल एस्टेट में किन शहरों पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस है, किस सेगमेंट पर फोकस है, ज़रा इस तस्वीर को साफ करिए। ज़रूर दीपक जी, देखिए पिछला साल जो 2024 का गया वो काफ़ी ऐतिहासिक साल था विदेशी निवेश को लेकर, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 75,000 करोड़ का निवेश हुआ जो 2007 में हुआ था। तो मतलब आप मानिए कि आज नहीं तो भी आप आज एक 27-28 वर्ष के अरसे के बाद आज हमने वो निवेश देखा है। मतलब इसका ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के लिए रुचि काफ़ी बढ़ गई है। इसमें से एक और अचंभे की बात यह है कि अभी तक जो विदेशी मुद्रा आ रही थी वो कमर्शियल रियल एस्टेट और वेयरहाउसिंग को लेकर ज़्यादा उत्सुक थी, जहाँ पे 80% पैसा जो है वो कमर्शियल और वेयरहाउसिंग की तरफ जा रहा था और मात्र 20% जो रुपया है वो हाउसिंग में लगता था। पिछले साल वो 45% हो गया। तो मतलब अब तकरीबन आधा जो रुपया है वो हाउसिंग सेक्टर में लग रहा है और बाकी आधे में से करीब 20-22% ऑफिस का है, 20-22% जो डेटा सेंटर्स और वेयरहाउसिंग के लिए है और बाकी अन्य चीज़ों के लिए। तो हाउसिंग एक काफ़ी बड़ा फोकस बनता गया है विदेशी निवेशकों के लिए। इसका काफ़ी बड़ा कारण IPOs भी है, जहाँ कई भारी मात्रा में हाउसिंग डेवलपर्स IPO लाए हैं और काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में विदेशी निवेशकों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया। ब्लैकस्टोन की बात करिए या और दूसरे भी फंड हाउस जो हैं वो भारत के छोटे शहरों को अब देख रहे हैं। तो पहली बात कि छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज के क्या बड़े कारण हैं, और दूसरा ये जो कॉन्फिडेंस आया है, अगर आप पिछले एक दशक का डेटा देखें तो लगातार वो जो विदेशी निवेश है रियल एस्टेट में बढ़ा है, जैसे आपने खुद कहा कि अब हाउसिंग में भी आ रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो जो भारत का जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है और आसियान का भी आप जो कॉन्फ्रेंस देखेंगे वो काफ़ी बड़ा बनता गया है। तो अभी तक जो रुपया और निवेश हो रहा था वो ज़्यादा करके चाइना या फिर US में हो रहा था, अब इन दोनों जगहों पे नहीं हो रहा। तो ज़्यादा करके अब जो धनराशि है, जो निवेशक हैं, वो ऐसी ग्रोथ इकोनॉमीज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इंटरनल कंजम्पशन या डोमेस्टिक डिमांड बना हो। आप देखेंगे कि यहाँ पे अब भारत में स्पेकुलेटिव या इन्वेस्टर डिमांड काफ़ी कम हो गया है, जो आप मॉर्गेज ग्रोथ से भी देखते हैं। जैसे मॉर्गेज की दरें कम होती हैं वैसे और हाउसिंग डिमांड बढ़ रहा है और ये सब कंजम्पशन लेड है। मतलब एक्चुअल भारतीय अपना घर खरीद रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बतौर नहीं रुपए डाल रहे हैं। प्लस जो अब टियर 2 सिटीज़ की आपने जो बात करी, देखिए अब टैलेंट जो है ना वो अब मेट्रो जाने के अब काफ़ी खिलाफ हो रहा है। अब वो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, GCC सेंटर्स बन रहे हैं। आज कोची हो या अहमदाबाद हो या इंदौर हो, जहाँ पे टैलेंट उभर के आ रहा है, उनको अब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वहीं पे GCC या कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं, वहीं पे टैलेंट अब्जॉर्ब हो रहा है, वहीं पे लोग काम कर रहे हैं और वहीं पे फिर कंजम्पशन हो रहा है। तो ये इसके बनिस्बत कि हम 32 शहरों से 4 शहरों में लोगों को लाए, अब वो 32 शहरों का निर्माण करके वहीं पे उनको स्थानिक जगहों पे उनको काम भी मिल रहा है, एजुकेशन भी मिल रही है, परिवार भी बसे हुए हैं। तो एक इकोसिस्टम जो बन रहा है अब टियर 2 सिटीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग बना हुआ है दीपक जी। ठीक बात कह रहे हैं सर। तस्वीर जो पॉजिटिव दिख रही है वो तो दिख रही है, लेकिन हमेशा तस्वीर पॉजिटिव नहीं होती है, उसका कुछ डार्क साइड भी होता है। तो जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जाहिर तौर पर आप भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? कहाँ हमें सजग रहने की जरूरत है? पॉलिसी लेवल पर, स्ट्रेटजी लेवल पर कहाँ हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है कि ये जो ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है ये डैमेज ना हो, ये टूटे नहीं और ये सतत ग्रोथ बनी रहे? बहुत सही बात फरमाई, और ये मेरे जहन में हमेशा बना रहता है कि ये मोमेंटम सस्टेनेबल शायद ना हो और इसमें चुनौतियां तो रहेंगी। सबसे पहली चुनौती जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो टैरिफ के चलते हुए जाए, हमने अब IT सेक्टर में कुछ चुनौतियां देख रहे हैं, ले ऑफ्स देख रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में जो जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो यंग इंजीनियर्स को या टैलेंट को अब्जॉर्ब किया गया है, वो IT ITS में है। अब अगर एक्सपोर्ट कम होता है IT का,
टैरिफ्स को लेकर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा। लोग सोचेंगे कि आज घर ले नहीं लें या आगे नया निवेश करें नहीं करें। एक तो ये चुनौती डेफिनेटली है। दूसरा, जो सबसे बड़ा रुपया, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 60% पैसा यूएस और कनाडा से आता था, जैसे मैंने बताया 30% सिंगापुर से आता था, बाकी मिडल ईस्ट और जापान से आता था। तो अब ये जो 60% का जो विदेशी मुद्रा है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव दिखा है। तो पहले छमाही में जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए आए हैं। तो जो कमी रही है, जो पिछले अगर आप छमाही का आंकड़ा लें तो वो करीब 35,000 करोड़ था। तो अगर इस छमाही में थोड़ा सा कमी आई है तो डेफिनेटली यूएस और कनाडा के जो क्वेश्चन है और जो ट्रंप इकोनॉमिक्स को लेकर आई है, जहाँ पे वो बाहर रुपया नहीं भेजना चाह रहे हैं, वो अपनी कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को आगाह कर रहे हैं कि वो यूएस में ही अपना रुपया रखें। तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पैक्ट होता है। आपने देखा था एप्पल का काफ़ी बड़ा प्लान्स था इंडिया में एक्सपैंड करने का। कई और सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे अपना बेस डाल रहे थे, डिफेंस को लेके, ऑटोमोबाइल को लेके, कंज्यूमर गुड्स को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑल्टरनेट एनर्जी को लेके। तो इसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ठहराव आते दिखता है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा उतनी तेजी से नहीं आ पा रही है जितनी आनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है और चाहते भी ये है, पर जब तक पॉलिसी क्लियर ना हो, विदेशी पॉलिसीज क्लियर ना हो, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो अभी भी चैलेंज बना हुआ है। आज भी बैंगलोर जैसे शहर में साल भर से ऊपर लग जाता है आपको अप्रूवल लेने में, वो भी अगर आप बड़े डेवलपर हो तो। बाकी डेवलपर्स को तो शायद और भी ज़्यादा समय और ज़्यादा धनराशि लगती है। बिल्कुल ठीक है। एक अंतिम सवाल, जीएसटी में अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने बड़ा अच्छा तोहफा दिया है फेस्टिव सीजन से पहले। रियल एस्टेट के तमाम दिग्गज, तमाम एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 3 से 5% का फर्क आएगा। लेकिन अगर हम देखें दूसरे एंगल से तो कई बड़े रॉ मटेरियल थे जिन पर जीएसटी बहुत कम हो गया है। आपका सीमेंट होता है या वायर्स होते हैं या आपकी टाइल होती है, पेंट होती है, बहुत या सैनिटरी वेयर होता है, भारी भरकम जीएसटी था, कम हुआ है। तो 3 से 5% का जो अंतर है, ये कैसे आप देखते हैं? डेवलपर से हम बात कर रहे हैं, डेवलपर्स का कहना है कि हम इसको पास ऑन करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि पास करेंगे कैसे? आपका जितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जीएसटी कम होगा, उतना आपका इनपुट क्रेडिट कम लगेगा, तो उतना करस्पॉन्डिंग भार जो है कस्टमर पे कम आएगा। तो डेफिनेटली ये पास थ्रू होने की वजह से जीएसटी से प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो ये तो नेचुरली वो 3 से 5% जो कमी होनी है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट शीट भी देखें तो अलग से जीएसटी की मात्रा दिखाई जाती है कि ये मेरा लैंड कॉस्ट है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये बाकी मेरी अन्य कॉस्ट है, और उसको लेके ये मेरा आपका सेलिंग प्राइस रहा, उस पे ऊपर जीएसटी आ रही है। तो जब अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जीएसटी का कंपोनेंट जो आप देखेंगे, जो अलग से दिखाया जाता है, वो अगर कम हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग जो बायर का जीएसटी वो भी कम हो जाता है। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये करेंगे कैसे? जो आप टेक्निकल चीजों को थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल होम बायर वो कैसे देखेगा कि भाई मेरे को ये जीएसटी का फायदा मिला है कि नहीं मिला है? तो जो सतर्क बायर, उसको तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और आपके शूट में से तो सबको ही मिलेगा ये बेनिफिट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।